जब हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो पहले एक फैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर के ज़्यादा सबसे लंबी लैंड बाउंड्री है। यानी भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे बड़ी ज़मीनी सीमा। और सिर्फ ज़मीन ही नहीं, 50 से ज़्यादा ट्रांस बाउंड्री नदियां दोनों देशों को जोड़ती हैं। इसीलिए ये रिश्ता दोनों के लिए जियोपॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ अराउंड 91% मुस्लिम और लगभग 8% हिंदूज हैं। और वर्ल्ड में 17 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन स्टैट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश 8th पोजीशन पर है। यानी ये सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, घनी और डायनेमिक पॉपुलेशन के साथ साउथ एशिया का एक की प्लेयर है। भारत ने बांग्लादेश के फाउंडेशन में एक हिस्टोरिकल रोल निभाया है। 1971 का बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ और भारत ने शेख मुजीबुर रहमान और आवामी लीग के नेतृत्व में बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को डिप्लोमैटिकली सपोर्ट किया। ये वो आंदोलन था जो पाकिस्तान से आज़ादी चाहता था, अपनी पहचान, अपनी आवाज़ और अपना देश चाहता था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में और मुक्ति बाहिनी यानी बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ फुल स्केल मिलिट्री कैंपेन चलाया और इस संघर्ष से बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसीलिए भारत और बांग्लादेश के बीच सिर्फ डिप्लोमैटिक रिश्ता ही नहीं, ये इतिहास, भाषा और संस्कृति का रिश्ता है। अब समझते हैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स। पिछले 15 सालों से ज़्यादा समय तक भारत की बांग्लादेश पॉलिसी एक ही सुविधाजनक सोच पर टिकी रही कि शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में बनी रहेगी और ये माना जाता रहा कि ढाका में राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी, भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों पर लगाम रहेगी और बांग्लादेश एक सहयोगी क्षेत्रीय फ्रेमवर्क का मजबूत हिस्सा बना रहेगा। लेकिन अगस्त 2024 ये पूरी धारणा पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब कोटा सिस्टम को लेकर शुरू हुआ गुस्सा देखते ही देखते पूरे देश में एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया, जहां लोगों का गुस्सा सिर्फ कोटा तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि डिक्टेटरशिप, भ्रष्टाचार और चुनिंदा एलीट के कब्जे के खिलाफ था। इस बदलाव के बीच शेख हसीना को जल्दबाजी में देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी और बांग्लादेश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया। इसके बाद बनी इंटरिम सरकार, जिसकी अगुवाई नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। लेकिन सहमति से भरे बदलाव का रास्ता चुनने की बजाय ये इंटरिम व्यवस्था जल्द ही विवादों में घिर गई और सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल कदम आवामी लीग को राजनीतिक गतिविधियों से बैन कर देना और फरवरी 2026 के बांग्लादेश इलेक्शंस में नो पार्टिसिपेशन। एक ऐसे देश में जहां राजनीति हमेशा उलझी हुई रही है, लेकिन सबको साथ लेकर चली है। इसी फैसले ने पोलराइजेशन को और गहरा कर दिया और आने वाले चुनावों पर ट्रस्ट को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। एक ऐसा देश जहां संस्थाएं कमजोर हैं, सड़क पर प्रदर्शन की ताकत बहुत मायने रखती है और पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी के सामने हर रोज चुनौती है। अब बात करते हैं इस इंस्टेबिलिटी के रियल कॉन्सिक्वेंसेस की। बांग्लादेश में जब भी सिस्टम वीक होता है, सबसे पहला इंपैक्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज यानी माइनॉरिटीज पर पड़ता है, जो कि हिंदूज हैं। और 2024 के बाद से हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक्स, प्रॉपर्टी डैमेज और टारगेटेड इंटिमिडेशन की रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। नेबरहुड डिप्लोमेसी में इंडिया के लिए ये सबसे डिफिकल्ट और सबसे जरूरी टाइट रोप वॉक है।